बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से कि इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल क्या होता है, क्या करती हैं, क्या नहीं करती है, किस कानून के मुताबिक चलती है, किस कानून के मुताबिक नहीं चलती हैं, और बेसिकली एक मुल्क इंटेलिजेंस एजेंसियां बनाता ही क्यों है, पर्पस क्या होता है, मकसद क्या होता है इंटेलिजेंस एजेंसियां बनाने के हवाले से, और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह से गवर्नमेंट की मदद करती है अगर गवर्नमेंट के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाता है, और ये इंटेलिजेंस एजेंसियां किस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। सो इस ऑडियो लॉग में हम ओवरऑल इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बातचीत करेंगे कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की जरूरत क्यों पड़ती है एक रियासत को। सो आइए मिलकर ये सारी की सारी चीजें इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि एक बुनियादी सवाल है कि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम क्या होता है, करना क्या होता है एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और फिर उस काम के नतीजे में मुल्क की कैसे मदद होती है, गवर्नमेंट की कैसे मदद होती है। ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज आती है कि इंटेलिजेंस एजेंसी का काम ये होता है कि डेटा कलेक्ट करना, बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना, कहीं से भी कितना भी छोटा हो बड़ा हो सारा का सारा डेटा कलेक्ट करना, फिर उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। मतलब डेटा आपके पास रहा आ जाता है, हर चीज के हवाले से डेटा आ जाता है, उनमें से हैंड पिक करना कि कौन सी चीज आपके काम की है, कौन सी चीज आपके काम की नहीं होती, मतलब उसे फिल्टर करना, फिर वो उसे इंफॉर्मेशन बनाना, फिर उस इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस के साथ यूज करना और उसकी एक पॉलिसी बनाना, और फिर उस पॉलिसी के हवाले से अपने लीडरशिप को इन्फॉर्म करना कि ये देखिए जी सर हमारे पास ये डेटा आया है जिससे हमने ये कैलकुलेशंस की हैं और इसके मुताबिक आने वाले दौर के अंदर हमें ये पॉलिसी लेकर चलनी चाहिए जिससे हमें मदद मिलेगी और आने वाले वक्त के अंदर हम बड़ी आसानी से तमाम तर मुश्किलात को अबूर कर लेंगे। सो ये होता है इनका काम। अब ये डेटा कहां से कलेक्ट करते हैं? डेटा कलेक्ट करने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं। आजकल के दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है तो साइबर के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जाता है मोस्टली, फिर थोड़ा बहुत सेल फोन के रिकॉर्ड्स वगैरह ट्रैक किए जाते हैं, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीक होते हैं वो सारे के सारे कलेक्ट किए जाते हैं। उसके अलावा आते हैं आपको हनी ट्रैप भी किया जाता है और आपको किसी और तरीके से ब्लैकमेल भी किया जाता है, आपको कभी कभार पैसे भी दिए जाते हैं या कुछ और ह्यूमन रिसोर्सेज प्लांट किए जाते हैं आपके इर्द गिर्द, उनके थ्रू सारे के सारे डेटा कलेक्ट किया जाता है। सो एक्चुअली में इनका काम होता है डेटा कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, उसको फिल्टर करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, इंफॉर्मेशन को लेकर पॉलिसी मेकर्स के पास जाना। पॉलिसी मेकर्स आपके मोस्टली पॉलिटिशियंस ही होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो आपकी गवर्नमेंट होती है, उनको इन्फॉर्म करना, फिर पॉलिसी बनाना और फिर उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। ये तमाम तर चीजें आपकी इंटेलिजेंस ब्रांच का काम होता है। अब सवाल ये होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी अगर ना हो तो क्या होगा? अगर इंटेलिजेंस एजेंसी ना हो तो आपको पॉलिसी मेकिंग में बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। आपको क्यों पॉलिसी मेकिंग में बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी? क्योंकि आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा। आप कोई फैसला ही नहीं ले सकेंगे अगर आपके पास कोई डेटा अवेलेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक जंग हो गई है। अब जंग के दौरान हमें यही नहीं पता कि इंडिया के पास फोर्सेस कितनी है, कहां पर डिप्लॉयड है, इंडिया की न्यूक्लियर मिसाइल कैपेसिटी कितनी है, इंडिया के फोर्सेस के पास ऑयल रिजर्व्स कितने हैं, इंडिया के पास बैंकों के अंदर पैसा कितना पड़ा हुआ है, इंडिया की लीडरशिप यानी पॉलिटिकल लीडरशिप की विल कितनी है, इंडिया के आर्मी के रिजर्व्स कितने हैं। ये अगर डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा, जो पॉलिसी मेकर होगा, वो किस तरह की पॉलिसी बना सकेगा? उसको तो पता ही नहीं होगा। वो तो कहेगा कि सीधी सीधी जंग कर दो। जब उसको ये पता नहीं होगा कि इंडिया की ट्रूप्स हमसे ज्यादा है या कम है तो वो तो सीधी सीधी ब्लाइंडली पॉलिसीज बनाएगा, जिसके नतीजे में ये होगा अगर इंडियन ट्रूप्स हमसे ज्यादा होंगी तो वो हमें शिकस्त दे देंगी मैदान जंग के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था और हमें ये नहीं पता था कि इंडियंस कहां से हमला करने वाले, कैसे हमला करने वाले। सो ये वो चीजें होती हैं जिसे हम कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। इसको भी इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम होता है रिमूव करना कि फॉग ऑफ वॉर ना रहे, फॉग ऑफ वॉर कम से कम हो जाए। इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम सिर्फ आपके जंग तक नहीं होता या इंडिया से रिलेटेड काम नहीं होता, इसके अलावा भी इनके काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में कौन सी टेक्नोलॉजीज आ रही है, तमाम तर दुनिया के ममालिक कौन सी पॉलिसीज बनाने चाह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन सी पॉलिसी आ रही है और उस पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारे ऊपर कौन सा आएगा, ये बेसिकली आपकी फॉरेन ऑफिस का काम होता है। लेकिन फॉरेन ऑफिस के पास अगर जो डेटा अवेलेबल नहीं होता पॉलिसी बनाने के हवाले से, वो इंटेलिजेंस एजेंसी हासिल कर लेती है। किसी को ट्रैप कर लिया, किसी को पकड़ लिया, वहां से डेटा उगलवा लिया, फिर उनके थ्रू फॉरेन ऑफिस को डेटा दिया जाता है, फिर फॉरेन ऑफिस अपनी पॉलिसी लेकर चलता है आपके यूएन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बिल मूव करना चाहता है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए और पाकिस्तान आर्मी की फंडिंग वगैरह रोकी जाए, तो अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कामयाब होंगी ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही डिटेक्ट करने में, तो ये पहले ही फॉरेन ऑफिस को बता देंगी कि भाईजान हमारे खिलाफ ये बिल आ रहा है यूनाइटेड नेशन के अंदर, आप मेहरबानी करके प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी वगैरह कीजिए, सारी दुनिया को एंगेज कीजिए और ये बिल वगैरह सारा का सारा नाकाम करवा दीजिए। फिर पाकिस्तान फॉरेन एम्बेसी चाइना को फोन मिलाएगी, अपने मुस्लिम ममालिक को फोन मिलाएगी और फिर ये सारा का सारा बिल वगैरह नाकाम कर देगी। ये इसी तरह के रोल वगैरह सारे के सारे इंटेलिजेंस एजेंसियां कैरी आउट करती हैं
हैं, तमाम तरह इंटेलिजेंस एजेंसियां इसी तरह का रोल वगैरह कैरी आउट करती हैं। अब सवाल यह होता है कि ये डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं। तो मैं फ्रेंकली बता देता हूं कि दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कानून के मुताबिक नहीं चलती। रूल्स, लॉज, बुक्स सारे के सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जॉब इतनी डायनामिक होती है, इतना ज्यादा काम करना होता है इनको कि इनके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं हो सकता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर ये किसी बंदे को मार भी दें तब भी इनको एक तरह की एक्सेप्शन दी जाती है कि हाँ यार गलती से हो गया, और इनको बचाने की कोशिश की जाती है, इन्हें प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये तमाम तर दुनिया के अंदर होता है। इंटेलिजेंस एजेंट्स को प्रोटेक्शन वगैरह दी जाती है क्योंकि वो बाय मिस्टेक कर देते हैं सारे के सारा क्राइम, जिसे हम सिंपल में कहते हैं मर्डर विथ नॉट बैड इंटेंशन। कत्ल हो गया लेकिन इरादे अच्छे थे। सो CIA, ISI, रा, मुसाद, MI6 ये सारी की सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां यही काम करती रहती हैं, लेकिन ये किसी भी कानून के मुताबिक नहीं आती। अब आता है यहाँ पर थोड़ा सा डायवर्जन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से और इंडिया और दूसरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से। ये तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसियां अपनी गवर्नमेंट के अंडर रहकर काम करती हैं, मतलब इनके ऊपर अपनी गवर्नमेंट का चेक होता है और ये अपनी गवर्नमेंट को बाईपास नहीं करती। अगर गवर्नमेंट को बाईपास भी करती हैं तो इस तरह से करती हैं कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर कोई असर वगैरह नहीं पड़ता, और अपनी डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को रीशेप करने के हवाले से अगर कोशिश करती हैं तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को कंसेंट में लेकर उनको इन्फॉर्म कर फिर अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन की जो पब्लिक परसेप्शन है वो सारी की सारी चेंज करती हैं। विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर पॉलिटिकल लीडरशिप वो बिल्कुल भी अपनी पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश नहीं करते। ये वो चीजें हैं जो दुनिया की प्रोफेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में और पाकिस्तान के अनप्रोफेशनल ISI एजेंसी के अंदर फर्क डालती है। अब पाकिस्तान की ISI के अंदर मसला क्या है? ये भी वही काम करती है एग्जैक्टली जो कि आपकी दुनिया की तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती है। मसला ये होता है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कि ये सारा का सारा काम पाकिस्तान के अंदर करती है, पाकिस्तान से बाहर काम नहीं करती। और दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां अपने मुल्क से बाहर काम करती है, अपने मुल्क के अंदर कम काम करती है, और वहां पर छोटे मोटे डिपार्टमेंट होते हैं जो कि वो सारी की सारी इंटेलिजेंस देख रहे होते हैं, वो एक्चुअली में तमाम तर दुनिया के अंदर काम करती है, वहां से डेटा कलेक्ट करती है और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऑब्जेक्टिव्स, अपनी नेशनल पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के अंदर ISI का रोल ऐसा हो गया है कि ये पोरस की हाथी हो गई है, ये अपनी कैंप के अंदर घुस जाती है। पोरस के हाथी क्या थे? पोरस के हाथी ऐसे थे कि जिनको अलेक्जेंडर के सिपाहियों ने थोड़े से तीर चाकू वगैरह दिखाए, जिसकी वजह से वो हाथी डर गए और सीधा अपनी फौज के अंदर घुस गए और अपने ही फौजी मारने शुरू कर दिए। सो ये जो ISI के साथ चक्कर हुआ है ना, ये भी एग्जैक्टली सेम ही हुआ है। इनको काम दिया गया था कि आपने एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करनी है। ये कर क्या रहे हैं कि अपने मुल्क की सियासी डायनामिक्स को चेंज करने के चक्कर में बैठे हुए हैं। ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये नहीं बनेगा, इसको उतारो, इसको बिठाओ, और उसके नतीजे में क्या करें, जो हमारे अनप्रोफेशनल आर्मी ऑफिसर्स हैं वो ये कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर हमें ज्यादा सूट करेगा, मतलब हमें ज्यादा रिलैक्सेशन देगा, हमें ज्यादा लूट मार करने की इजाजत देगा पाकिस्तान के अंदर, हम ज्यादा DHAs वगैरह बना लेंगे, हम ज्यादा करप्शन कर लेंगे और हमारी करप्शन को पूछेगा नहीं, हम उस प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करवा देंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर हमारी अकाउंटेबिलिटी करेगा, ये जो मिलिट्री जनरल्स है उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा, तो ये ISI को यूज करके उस प्राइम मिनिस्टर को हटा देंगे। सो मतलब पूरा का पूरा स्टेट हाईजैक कर लिया है एक ISI ने, चंद जनरलों ने, और वो चंद जनरल क्या कर रहे हैं, वो करप्शन कर रहे हैं, और करप्शन करके क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इंटेलिजेंस सर्विस रोग हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा स्टेट डिसफंक्शनल हो गया है। डिसफंक्शनल होने की वजह से कोलैप्स कर रहा है। ये है बुनियादी फर्क दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये एक्चुअली में एक बंदा है जिसने मुझसे कमेंट करके सवाल पूछा हुआ था जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कि जनरल आसिम मुनीर के पास टाइल के एक्सटॉर्शन का केस चल रहा था जनरल आसिम मुनीर के ऊपर कि उन्होंने किसी टाइल वाले CEO से पैसे वैसे मांग लिए थे। अब वो केस इस तरह से कि वो बंदा पाकिस्तान से टाइलें बाहर भेजता था स्मगलिंग के रूट के थ्रू, और बाहर से ईरान से सस्ती टाइलें पाकिस्तान के अंदर मंगवाता था स्मगलिंग के रूट के थ्रू। मैंने पहले भी बता दिया है कि आपकी जो FC वगैरह है जो बलोचिस्तान के अंदर बैठी है, ये ज्यादातर स्मगलिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है। वजह ये होती है कि फौजियों की कमाई शमाई हो जाती है। सो ये मोस्टली आपकी हाई कमांड को भी पता होता है। अब ये जो सारे के सारे स्मगलर्स होते हैं, ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपकी FC को देते हैं और एनुअली देते हैं, जिसकी वजह से इनका भी काम चलता है, FC वालों का भी काम चलता है। अब ये जो टाइल वाला स्मगलर था, ये पैसे नहीं दे रहा था हाई कमांड को, जिसकी वजह से आसिम मुनीर को कहा गया कि इससे पैसे कलेक्ट करवाने, जिसकी वजह से आसिम मुनीर ने अपने ADC वगैरह को भेज दिया कि यार इससे पैसे लेकर हाई कमांड के अंदर जमा करवा दो। ये बेसिकली ऐसा ही काम है जैसे MQM के अल्ताफ हुसैन के जो लड़के नहीं होते थे जो भत्ताखोरी करते थे कराची के अंदर 90 के अंदर। सो ये भी एक तरह का एक भत्ताखोरी है, पर ये लीगल भत्ताखोरी है। मतलब MQM वाले ईमानदार दुकानदारों से भत्ता लेते थे और उनको तंग करते थे।
ये चोरों से भत्ता लेते हैं एजेंसी वाले, और गुंडों से, क्रिमिनल से, स्मगलर से, इनसे भत्ता लेते हैं। बस फर्क इतना ही है, लेकिन दोनों भत्ता लेते हैं। फिर उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, कुछ उनके प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उनके हवाले से। इतनी बड़ी फौज है तो इनको पैसे वैसे भी चाहिए होंगे। ये एक्चुअली में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर काम नहीं होता, मैं हंस के बता रहा हूँ। मसला ये कि ये काम पूरी दुनिया के अंदर होता है। इंडियन आर्मी भी ये भत्ताखोरी वाला बिजनेस वगैरह करती है। क्रिमिनल लोग होते हैं, उनको पकड़ के उनको जूते उते मार के कहती है कि ये काम कर लो, लेकिन पैसे वैसे हमें दे देना। अब वो काम इस तरह का होता है कि थोड़ा बहुत माइनिंग का काम हो गया, थोड़ा बहुत डिफोरेस्टेशन का काम हो गया, यहाँ वहां से थोड़े बहुत पैसे जमा कर लिया, इसे अपने ऑफिसर्स को थोड़ा बहुत फंड वगैरह दे देते हैं। इसी तरह से आपके जो CIA वाले हैं या अमेरिकन है, पेंटागन है, यहाँ पर भी इसी तरह के सारे काम होते हैं। इन्हें कहते हैं स्लश फंड। ये सारा का सारा पैसा होता है ना, इसे कहते हैं स्लश फंड। अब स्लश फंड एक तरह का पैसा होता है जिसे पॉलिटिकल चेंजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके थ्रू हथियार भी खरीदे जाते हैं, जिसके थ्रू पॉलिटिकल चेंजेस भी किए जाते हैं। अब ये फंड इस्तेमाल कहां पर होता है? ये फंड के थ्रू आपकी नई नई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बनाई जाती है दुनिया के अंदर, जो पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस करती है। फिर आपके फौजी रिटायर हो जाते हैं, उनको वहां पर भेज दिया जाता है कि यार खाओ पियो ऐश करो। और फिर ये होता है कि आपके जो रिटायर फौजी होते हैं वो दुश्मन एजेंसियों का निशाने के ऊपर नहीं आते, क्योंकि उनके जो पैसे वैसे होते हैं, एक तो रिटायरमेंट की पेंशन वगैरह उनको मिल रही होती है, और दूसरे वो उनके पास एक एक्टिव सर्विस भी होती है जो कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के अंदर काम करते हैं, तो वहां से भी उनके पैसे बन रहे होते हैं। सो उनके पैसे के हवाले से कोई टेंशन नहीं होती। वजह ये होती है इनको पैसा वैसा देना कि कहीं कोई दुश्मन एजेंसी इनको पैसे की लालच देकर इनसे हमारे सीक्रेट्स वगैरह ना उगलवा ले, मतलब इन्हें खरीद ना ले। जैसे हमारे असद दुरानी जनरल को इंडियन IB ने ट्रैप किया था और उसको पैसे देकर बुक की लालच में सारे के सारे सीक्रेट उससे निकलवा लिए। ये आपका ISI का हेड था असद दुरानी। असद दुरानी को जनरल ज़िया के दौर में निकाला गया था। वजह यह थी कि ये जमहूरियत के हवाले से कुछ कह रहा था और जनरल ज़िया का बहुत बड़ा मुखालिफ था और ये प्रो पीपल्स पार्टी वगैरह था। सो इसको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की वजह से निकाला गया था, जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी सर्विस खत्म हो गई थी। इस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। सो कहीं पर टैक्सी चलाई, कहीं पर गाड़ी चलाई, लंदन में रहा, यहाँ रहा, वहां रहा, भटकता रहा। उसके बाद इसको IB वालों ने ट्रैप किया और उसको पैसे वैसे दिए, इसको खिलाया पिलाया, इससे सारे के सारे राज उगलवाते रहे और अल्टीमेटली एक किताब ही लिखवा दी और इसके ऊपर एक केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो हम बात कर रहे थे स्लश फंड के ऊपर। CIA के पास भी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं इस तरह के स्लश फंड के हवाले से, और इनसे वो क्या करते हैं, अफ्रीका के अंदर रिजीम चेंज करवाते हैं। वहां पर देखते हैं कि कहां पर कोई माइनिंग वगैरह ऑपरेशन है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर डायमंड्स वगैरह बहुत ज्यादा है। सो वहां की माइनिंग के हवाले से वहां पर अगर कोई गवर्नमेंट CIA को सपोर्ट नहीं कर रही, CIA की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को सपोर्ट नहीं करे, तो वहां पर पैसे देकर किसी कैप्टन को कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा दो, मार्शल लॉ लगा देता है। फिर वहां पर वो माइनिंग वाइनिंग करते हैं, पैसे वैसे बनाते हैं। सो इस तरह के स्लश फंड वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से फ्रांस भी यही करती है अफ्रीका के अंदर। वहां पर भी सारी की सारी हुकूमतें बदल दी जाती है और फंडिंग वगैरह कलेक्ट की जाती है। ड्रग्स के ऊपर भी पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ड्रग्स के कार्टेल्स भी चलाए जाते हैं, इनके भी पैसे आपकी CIA होगी, आपकी फ्रेंच इंटेलिजेंस होगी, ये सारे के सारे लोग जमा करते रहते हैं और इनसे अपने इंस्टीट्यूशन के वेलफेयर भी करते हैं। कुछ पैसे अपनी जेब में भी डाल देते हैं और फिर अपना भी बेनिफिट वगैरह कर लेते हैं। $200 मिलियन तो आपका एक जनरल था ISI का, जनरल अख्तर हुमायूं, वो सारे के सारे पैसे लेकर उड़ गया। वजह यह थी कि उसको अमेरिका ने पैसे दिए अफगानिस्तान की जंग करने के लिए, वो सारे के सारे पैसे उसने स्विस बैंक में ट्रांसफर करवा दिए। जंग तो वैसे भी इनफील्ड राइफल से लड़ रहे थे अफगानी, इनको पैसों की क्या जरूरत थी। सो ये वो बंदा था जो आपके पैसे ले गया। ये जनरल ज़िया का खास आदमी था और जनरल ज़िया आप सबको पता है कि कितना कुरान वाला बंदा था, ईमान वाला बंदा था, जिसका DGI पैसे खा गया। इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा कारोबार है जो पेंटागन करता है, CIA करती है, इसी तरह से आपके फ्रेंच सोल्जर्स भी करते हैं, बर्तानिया इंटेलिजेंस भी करती है। पैसे वैसे बनाते रहते हैं ये एजेंसी वाले, क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इनका। इनको बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर होटल्स भी मेंटेन करने होते हैं, बार्स भी मेंटेन करने होते हैं, इनको बहुत बड़ा नेटवर्क चलाना होता है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहते, कुछ अपने भी पैसे वगैरह बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा शायद, मेरे ख्याल में एक मूवी थी मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल, वो भी सारी की सारी इसी हवाले से होती है कि एक ऐसी एजेंसी बनाने की कोशिश की जाती है जो इंडिपेंडेंट हो, जो गवर्नमेंट से आजाद हो, बर्तानिया के इंटरेस्ट को सर्व करे और बर्तानिया के कानून के मुताबिक ना चले, बल्कि बर्तानिया के कानून से आजाद हो, जो कि बहुत ही खतरनाक बन जाती, जिसको वो सारे के सारे टॉम क्रूज वाले रोकने की कोशिश करते हैं। सो ये इसी तरह की चीजें चलती रहती है दुनिया के अंदर। अब आता है मसला के पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। मसला यहाँ पर यह होता है कि ये सारा काम दुनिया के अंदर भी होता है, पाकिस्तान के अंदर यह होता है कि ये सारा काम सिर्फ इसलिए किया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज किया जा सके, पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये काम नहीं होना चाहिए, एजेंसियों का ये काम नहीं होना चाहिए। आपको प्लाट चाहिए, प्लाट ले लीजिए, किसको फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा जमीनें हैं पाकिस्तान के अंदर, जितनी बनानी है बना लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मसला इस बात से होता है कि आप उस प्लाट का पैसा पाकिस्तान से बाहर लेकर जाते हैं, फिर आप उस पैसे के थ्रू आप पॉलिटिकल चेंजेस करते हैं, फिर आप कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी आपकी मर्जी का है, जो आपके और बिजनेस इंटरेस्ट को सर्व करे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अवाम का, जो कि 22 करोड़ अवाम
में उसका इंटरेस्ट सर्व नहीं होता, उनको खाने पीने की चीजें नहीं मिलती। सो यहाँ पर बुनियादी मसला होता है। आपको जमीनें चाहिए, ले लीजिए, वैसे भी क्या करने आए हमने इतनी सारी जमीनों का, आप यूज कर सकते हैं, आपके पास पैसे लगा लीजिए, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान की आर्मी के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, ना कि जनरल बाजा की जेब में जाना चाहिए। ये वो बुनियादी मसला है जिसके ऊपर लड़ाई है। और मसला इस बात के ऊपर होता है कि आप जब पैसे बना लेते हैं तो आप मलिक रियाज जैसे लोगों को खड़ा कर देते हैं जो आपकी सपोर्ट करना शुरू करते हैं, जिनके आप इलीगल एक्टिविटीज को बचाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के अंदर CIA भी कितना भी बुरा काम क्यों ना कर ले, लेकिन अगर किसी भी CIA के एजेंट ने अपनी मुल्क की सरजमीन के ऊपर गलत काम किया तो उसको उल्टा टांग देगा अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। अपने मुल्क के अंदर कभी भी उसे गलत काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। आपका बुनियादी मसला यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर कचरा करने की इजाजत दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बदनामी होती है, जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग अनप्रोफेशनल है। अब ये सारी की सारी आजम सवाती की वीडियोस वगैरह, ये डेटा कलेक्ट करना, कॉल टेप करना, ये डेटा स्टोर करना अच्छी बात होती है। हर इंटेलिजेंस एजेंसी अपने लोगों के ऊपर स्पाई करती है, डेटा कलेक्ट करती है, रखती है, लेकिन इस तरह से पॉलिटिकली इस्तेमाल कभी भी नहीं करती जिस तरह से आपने किया है। मुझे यहाँ पर है ना एक मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वो याद आ रही है, जिसमें जो सुल्तान का किरदार होता है ना, तो वो पुलिस वाला कहता है कि सुल्तान ने चाहे कितने भी गलत काम किए हों लेकिन कभी शहर गंदा नहीं किया। तो यहाँ पर भी इंटेलिजेंस एजेंसियों को यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां चाहे कितना भी गलत काम करती हो, पूरी दुनिया के अंदर गलत काम करती हो, लेकिन अपने मुल्क के अंदर कभी भी गलत काम नहीं करती। यहाँ पर ये इंटेलिजेंस एजेंसियों को सीखना पड़ेगा, पाकिस्तान की ISI को सीखना पड़ेगा कि अपने मुल्क के अंदर कचरा नहीं करते। ये जो कचरा जनरल बाजवा के ऑर्डर के ऊपर इंटेलिजेंस एजेंसी ने पाकिस्तान के अंदर किया है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी गालियां खा रही है, जिसकी वजह से इस एजेंसी की क्रेडिबिलिटी स्टेक के ऊपर है, जिसकी वजह से आर्मी की क्रेडिबिलिटी स्टेक के ऊपर है। सो ये वो चीजें जो इनको थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कचरा अपने मुल्क के अंदर कभी भी नहीं करते। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।